लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट करने से पहले कुछ खास बातें अनअकैडमी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, जिनके एक्सपीरियंस को लेकर के आप अपनी सक्सेस को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे कोर्सेज में समय रहते इनरोल हो जाइए, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके और आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। इसीलिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग वीकली मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सके। आपको पता चल सके कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, उसमें एवरेज तैयारी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो हमारी कंटेंट टीम है, जो हमारी एजुकेटर्स की टीम है, वो आपको क्वालिटी मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए 24 आवर जो है डेडिकेटेड रहती है। इसके लिए हम लोग सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं और आपको जो क्रीम होता है सिलेबस का है, जो कि स्टडी मटेरियल होता है सॉलिड, उसको हम आपको देने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कैसे हम अनअकैडमी का पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद नंबर आता है कोर्स परचेज करने का। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ समय तैयारी कर चुके हैं तो आप 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, और अगर आप तैयारी में नए हैं, अभी आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, तो आप 24 मंथ का कोर्स जो है परचेज कीजिए। किसी भी कोर्स को आप खरीदते हैं, मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। सपोज कीजिए जो 24 मंथ का कोर्स है, ये 9,100 रुपये का है। इसमें अगर आप मेरा 10% सौरभ मेरा जो कोड है सौरभ 10 यूज करते हैं, तो आपको ये 8,190 रुपये का मिलेगा। दोस्तों, 8,190 रुपये को अगर हम 24 मंथ में डिवाइड करते हैं, तो ये लगभग 340 रुपये के करीब पड़ता है पर मंथ। 340 रुपये में आप बेस्ट फैकल्टी पा रहे हैं, इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम पा रहे हैं, क्वालिटी क्वालिटी स्टडी मटेरियल पा रहे हैं, वीकली मॉक टेस्ट पा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे इन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अब आइए बात करते हैं अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी के बारे में। कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी आई कहाँ से? कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो ये आया, तो क्या इससे पहले क्या महाद्वीप जो थे वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, तभी तो इनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कई लोगों ने इसको प्रभाव में लाने का प्रयास किया। जैसे एंटोनियो स्नाइडर थे, उन्होंने 1885 में ही इसकी संभावना व्यक्त करी। उसके बाद जीएफ टेलर आए, उन्होंने 1909 के करीब जो इन्होंने बताया और अपने शोध पत्र में भी इसका जिक्र किया। लेकिन जो हमारे वेगनर महोदय थे, इन्होंने 1912 में इसको काफ़ी एविडेंस के इकट्ठा करने के बाद जो है वो विश्व पटल पर रखा और बताया कि जिस तरीके इस समय हमको हमारी पृथ्वी दिखती है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, जिस तरीके हमको दिखता है, इस तरीके ये नहीं था। इसका ये जो रूप है, ये परिवर्तित रूप है। सबसे पहले पार्मियन युग में पेंजिया पृथ्वी का रूप था, जिसमें कि सारे स्थलखंड जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। इसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर एक ओशन था जिसे कि पैथालास कहा गया। ठीक है। पेंजिया का डिवीजन होता है लास्ट ट्रियासिक एज में, लगभग 250 लाख साल पहले। पेंजिया जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक लॉरेशिया में और दूसरी गोंडवाना लैंड में।
इन दोनों के बीच एक ओशन आता है जिसे कि तैथिस सागर कहते हैं। जी हाँ, ये वही तैथिस सागर है जिसको आपने हिमालय के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है कि जहाँ पर आज विशाल हिमालय, गगनचुंबी हिमालय विस्तृत है, अवस्थित है, वहां पर कुछ समय पहले जो है तैथिस सागर था। ये वही तैथिस सागर है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में आगे। गोंडवाना लैंड का भी डिवीजन होता है। पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ आपका लास्ट ट्रियासिक एज में, इसमें लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड का भी डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करता है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का निर्माण होता है और इस तरीके अंगारा लैंड विभाजित होकर के जो है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में विभक्त हो जाता है। ठीक है। अटलांटिक महासागर का निर्माण जो होता है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसक जाने से होता है। पश्चिम की ओर जब एशिया और एशिया, सॉरी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर खिसक जाता है तो बीच का एक सागर होता है जिसे कि अटलांटिक महासागर का निर्माण कहा जाता है। और इसी क्रम में आप देखते हैं कि उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका में रॉकी और एंडीज पर्वतों का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब जो साम्य स्थापना जो कि वेगनर महोदय ने बताया कि ये जो महाद्वीप थे इनके में काफी साम्यता पाई जाती है, उसके विषय में इन्होंने जो एविडेंस दिए उसके बारे में आगे बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैंजिया का विभाजन कैसे हुआ, क्या कारण थे पैंजिया के टूटने के। भाई जब इन्होंने ये बताया कि ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, लास्ट ट्रियासिक एज में 250 लाख साल पहले ये काफी डिवाइड हो गए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद क्रिटेशियस युग आया जिसमें कि एशिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बना। तो इनसे पूछा गया कि इसका कारण क्या था, तो इसके लिए इन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लवनशीलता, बायोलेंसी फोर्स तथा ज्वारीय बल को इन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना। वेगनर ने अपने जो सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें क्या क्या चीज को इन्होंने एविडेंस बनाया इसको देखते हैं। तो इसमें बताया कि साम्य स्थापना मतलब सारे महाद्वीपों को मिला करके एक रूपता दी जाती है, इसे साम्य स्थापना या जिग्सा फिट कहा। दूसरा इन्होंने बताया वलित पर्वतों के बारे में। जो वलित पर्वत हैं, जो फोल्डेड माउंटेन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे के चैप्टर में। उससे पहले कुछ बातें फोल्डेड माउंटेन के बारे में थोड़ी सी बता दूं ताकि आपको यहाँ ये समझने में आसानी हो। फोल्डेड माउंटेन वो होते हैं जो अर्थ में जब प्लेटें होती है आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से जो बलन पड़ता है, बलन और खिंचाव जो पड़ता है उसके कारण जो पर्वत उठते हैं ऊपर की तरफ उनको कहते हैं बलित पर्वत। तो बलित पर्वतों के निर्माण में रॉकी और एंडीज पर्वतों का इन्होंने उदाहरण लिया। उसके अलावा इन्होंने बताया पूरा जीवाश्मिक प्रमाण, जो फॉसिल्स थे, पुराने फॉसिल्स, उन्होंने बताया कि जो मीजोसोर्स थे या जो वनस्पतियां थी उनके बारे में बताया कि ये सारे महाद्वीप में फैले हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि सारे इकट्ठे जुड़े हुए थे, जब इनका बिखराव हुआ तो ये अलग अलग हो गए। फिर उन्होंने बताया कि पूरा जलवायु प्रमाण में इन्होंने बताया कि जो जलवायु थी दक्षिण अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, मेडागास्कर की और दक्षिण अमेरिका की, ये जो थी ये ठंडी जलवायु थी। इन्होंने यहाँ पे कुछ ठंडी जलवायु के अवशेष पाए होंगे, इन्होंने कुछ एविडेंस पाया होगा लेकिन इन्होंने इस समय से कंपैरिजन किया तो पाया कि यहाँ पे उष्ण या उष्णार्ध जलवायु पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रेशर निक्षेपों को भी पाया। प्रेशर निक्षेपों जो होते हैं जैसे स्वर्ण के निक्षेप या चांदी के निक्षेप, इन लोग के बारे में होता है। तो आइए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए। तो सबसे पहला इन्होंने जो एविडेंस दिया कि हमारा जो पेंजिया है इसका डिवीजन हुआ है, जो कॉन्टिनेंट आज बने हुए हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। बलित पर्वतों के बारे में, फोल्डेड माउंटेन के बारे में इन्होंने बताया कि इसकी स्थापना उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में रॉकी और एंडीज पर्वतों को इन्होंने इसका उदाहरण लिया। इन्होंने बताया कि इसी तरीके अफ्रीका और भारत के पूर्वी विस्थापन के कारण भी हिमालय में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होता है। जो अल्पाइन पर्वत भारत के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। अल्पाइन पर्वत जो है
वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल इधर साइड में आपके पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं अल्पाइन पर्वत। तो इन्होंने बताया कि ये अफ्रीका का ही भाग था। आप ये दोनों इमेज में देख सकते हैं कि अफ्रीका जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रॉकी और एंडीज पर्वत की जो श्रेणियां जा रही हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, और इंडिया और अफ्रीका भी काफी एक दूसरे से रिलेट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा इन्होंने बताया पूरा जीवाश्म के बारे में, ओल्ड फॉल्सेस के बारे में इन्होंने एविडेंस दिया कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तटों पर मिजोसोर्स जंतु वो होते थे, इनको आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम के जैसे क्रोकोडाइल होते हैं। इनकी पूंछ लंबी होती थी, इनके तीत काफी शार्प होते थे। इन्होंने बताया कि मीजोसोर्स जो होते थे वो पूरे एरिया में फैले हुए थे, पैंजिया में। जब इनका डिवीजन हुआ तो ये हर जगह पर ये पाए जाने लगे। इन्होंने जितने भी कॉन्टिनेंट थे सारे जहां मीजोसोर्स के अवशेष पाए। उसके अलावा इन्होंने बताया ग्लासोप्टोरिस वनस्पतियां, ये एक फन टाइप की वनस्पतियां होती है। इसका इन्होंने देखा ये दक्षिणी भाग में, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, दक्षिणी भाग, वहां पर देखा कि इनकी अधिकता है। उत्तरी भाग पे जो है इन्होंने ग्लासोप्टोरिस को नहीं पाया, जबकि मीजोसोर्स थे इनको पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं पाया, लेकिन ग्लासोप्टोरिस को इन्होंने खाली दक्षिणी कॉन्टिनेंट में गोंडवाना लैंड में ही इनकी उत्पत्ति इन्होंने पाई, इनके साक्ष्य जो है मिले। इसकी में जीवाश्म जो है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के जीवाश्म का पाए जाना महाद्वीपीय संकल्पना का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये जो भूखंड हैं जो इस समय डिवाइड हो गए हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं पूरा जलवायु प्रमाण। वेगनर महोदय को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिससे ये पता चला कि 30 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस एज में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, भारत और दक्षिण और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बहुत ही ठंडी जलवायु थी। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण मिले होंगे, कुछ बर्फ के एविडेंस मिले होंगे, तो बताया कि यहाँ पर काफी ठंड रहती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जो है वो मिलते हैं। इन क्षेत्रों पे बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी परिवर्तन जो है महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा ही हो सकता है। इतना भी परिवर्तन होगा, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं होगा कि जहां पर एकदम शीत जलवायु हो वहां उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाई जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस देखते हैं चट्टानों के पार, महासागरों के पार चट्टानों की आयु। जो ट्रांस ओशन थे, जो उनकी चट्टानों में काफी जो रॉक थी उनकी एज में काफी इनको सिमिलरिटी दिखी। इन्होंने बताया कि आधुनिक समय में रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से, जिससे कि चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, इनसे महाद्वीपों की जो चट्टानें थी उनमें काफी समानता पाई गई। ठीक है, जिनको आसानी से समझा जा सकता है कि ये सारे एक ही पार्ट थे और बाद में ये अलग-अलग टूट गए। 200 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन समूह एक ब्राजील तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती थी जो आपस में मेल खाती थी। एक शैल समूह थी जो कि ब्राजील तट पे भी मिलती थी और पश्चिम अफ्रीका के तट पे भी मिलती थी। उनमें आपस में काफी जो है सिमिलरिटीज थी। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप भी जुरेसिक काल के हैं। इन्होंने बताया जो जुरासिक काल था जिसमें डायनासोरस पाए जाते थे उसमें भी काफी समानता मिली, जो समुद्री निक्षेप मिले हैं। ठीक है, अब पता चलता कि इससे पहले महासागरों की उत्पत्ति वहां नहीं थी। इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो समुद्री निक्षेप मिले हैं कि वहां पर महासागर नहीं थे, बल्कि जब पैंजिया का डिवीजन हुआ उसके बाद महासागरों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसर निक्षेप। इसमें इन्होंने बताया कि घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप, उद्गम व चट्टानों की उपस्थिति आश्चर्यजनक है, क्योंकि सोने की शिराएं जो हैं वो ब्राजील में ज्यादा हैं। और देखते हैं कि घाना तट पे भी ये मिल रहे हैं, सोने की चट्टानें या सोने के जो अवशेष अवशेष मिल रहे हैं। तो वहां पे इन्होंने बताया, तो वहां से इन्होंने इन दोनों में सिमिलरिटी जोड़ी
कि वहाँ भी सोने की चट्टानें मिल रही हैं, निक्षेप मिल रहे हैं और आपकी दक्षिण अफ्रीका में भी, ब्राज़ील में भी मिल रही है। तो इससे यहाँ इन्होंने बताया कि ये प्रेशर निक्षेप ये आपस में दोनों जुड़े हुए थे, जिग्सा फिट की इन्होंने बात करी, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार के उस समय निकले होंगे जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। नेक्स्ट प्लेट की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जो है ये भी जो है प्लेट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी में इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप, ठीक है। इसमें बताया गया कि दुर्बल मंडल स्टेनोस्फियर के ऊपर जो है वो चट्टानें तैरती रहती हैं, उनमें जो है बलन वो जो आंतरिक शक्तियाँ जो है पृथ्वी की वो प्रभाव डालती हैं, इनके कारण वो एक दूसरे से खिसकती जाती हैं। तो आइए देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी के बारे में और जानकारियाँ। तो एक प्लेट विवर्तनिकी ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित खंड होता है, इसका कुछ नियमित नहीं होता है, ये अनियमित खंड होता है जो महाद्वीपों, महासागरों और स्थल खंडों से मिलकर बना होता है। ये प्लेट क्षैतिज अवस्था में गतिशील रहती हैं, ये जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल जो है ये चला करती हैं। एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल पर बड़े पैमाने पर होने की गतिविधियों की व्याख्या करता है। जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर गतियों को प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टेबल नहीं है, उसमें गति होती रहती है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय सिद्धांत का ही विकास है। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, इनमें क्योंकि ये हमेशा संचरणशील रहते हैं। ये प्लेटें कौन-कौन सी हैं? आइए इनके बारे में देखते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 6 प्लेटों से बना हुआ है मुख्य, और कुछ छोटी भी प्लेटें हैं, लेकिन मेन जो है वो 6 प्लेटें हैं। इनमें कॉन्टिनेंट के हिसाब से आप इनको याद कर सकते हैं। अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, इनसे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेटों के किनारे। अब जब ये अनियमित खंड होते हैं तो इनके कहीं ना कहीं किनारे ही होते होंगे। इन भूगर्भिक घटनाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं ये किनारे, क्योंकि जो किनारे होते हैं वो कमजोर होते हैं। बीच का जो भाग होता है वो चट्टानों के कसाव से कसा रहता है, जबकि किनारे का जो भाग होता है वो काफी लचीला टाइप में होता है। यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं, भूगर्भिक घटनाएं जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। इन्हीं के किनारे जो है भूकंप, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिकी घटनाएं घटित होती हैं। जो प्लेटें के किनारे-किनारे होती हैं, इन्हीं के किनारे जो है प्लेट वो जो ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएँ होती हैं, ये घटित होती हैं। इनका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो पैसिफिक ओशन बेल्ट है, इसमें जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। समान रूप से इन प्लेटों के किनारों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन प्लेटों को संरचना और उसकी दृष्टि से। तो पहला है विनाशात्मक किनारा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। विनाशात्मक किनारा मतलब किनारों का विनाश हो रहा है इस प्लेट में। तो विनाशात्मक किनारे, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं जिनसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसका मतलब जो प्लेट नीचे जाती है उसके कुछ भाग का विनाश हो जाता है, ठीक है। इनको बेनी ऑफ जोन या बेनी मेखला भी कहते हैं। ये जो भाग नीचे जाता है उसका जो ये भाग ऊपर उठा रहता है इसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं, ठीक है। अतः इसमें प्लेट का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट टकराने से तथित भूसन्नति के कारण जो है हमारे सामने वलित पर्वत के रूप में हिमालय जो है आज है, ठीक है। दूसरी किनारे के बारे में देखते हैं, रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारा मतलब इसमें जो क्रियाएं होती हैं उनसे कुछ ना कुछ नई रचनाएं
नई भू रचनाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं रचनात्मक किनारे में क्या होता है। रचनात्मक किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा विपरीत दिशा में गतिशील रहती हैं। प्लेटें रहती हैं लेकिन ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के गतिशील रहती हैं, जिससे इनका जो बीच का भाग होता है वहाँ वो कमजोर हो जाता है, और जो अंदर का जो मैग्मा होता है या और भी जो अंदर की जो शक्तियाँ होती है वो यही मौका पाती हैं बाहर निकलने का, और बाहर निकल करके वो एक नए जो है भू आकृति का निर्माण करती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं रचनात्मक किनारा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक को कहा जा सकता है। नेक्स्ट किनारा देखते हैं संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारे दो प्लेटों के समानांतर खिसकती हैं। संरक्षी किनारा मतलब वो एक दूसरे को संरक्षण देते हुए खिसकती हैं। उनके मध्य कोई अंतरक्रिया नहीं होती है। जब वो रगड़ नहीं खाएंगी या एक दूसरे के विपरीत नहीं चलेंगी या एक दूसरे के की कोई एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे नहीं जाएगी, तो वो एक दूसरे का संरक्षण करती हुए साथ ही साथ चलती हैं। इसमें जो है कैलिफोर्निया का सेंट एंड्रियास फॉल्ट जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके जो संरक्षी किनारे होते हैं इनके में कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। अब बात बता दें कि इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से और प्लेट और ये जो आपका कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी है, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। इन दोनों में से आपके मेंस में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेंस का, इसको देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का सटीक परीक्षण कीजिए तथा उसके भूपृष्ठ के प्रमुख रूपों की उत्कृति से स्पष्ट संबंध स्पष्ट कीजिए। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इंग्लिश में देखिए इसको क्या कहते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन plate tectonic and explain its reaction to evolution of major landform features of surface of the earth। ये बता रहा है, कह रहा है कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक का परीक्षण कीजिए, उसके बारे में हमको बताइए, और प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं, जो उनकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में आप बताइए। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके हम लिख सकते हैं। पहले तो इसका आंसर आपको लिखना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में लिखिए, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो प्लेट टेक्टोनिक लिखते समय आप कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी की अभी थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक के बारे में लिखेंगे। फिर इस पे जो स्थलखंड का निर्माण होता है, इसमें आप ज्वालामुखी और भूकंप से निर्मित जो होते हैं स्थलखंड, उनका आप बना सकते हैं। इसके अलावा भ्रंश और बलन की भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, रॉकी एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक से और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। जल्द से जल्द हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग आ जाइए। अनअकैडमी ऐप पर जल्दी से आप एनरोल हो जाइए, कोर्सेज को परचेज कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। Thank you.